गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th गद्य खंड भाग का हमारा 6th लेसन है बेटा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुत्तों का खंडन, जिनके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आज इसके हम जीवन परिचय और 2 पैराग्राफ की कल हम व्याख्या कर चुके थे। अब हम सेकंड पैराग्राफ कल तक हमने किया था किस प्रकार से, यानी कि स्त्रियों को कहा गया था कि पढ़ाने लिखाने में अनर्थ होते हैं, कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने में किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं होती है, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल वो भी ये मानते हैं, स्वयं तो पढ़ लिखे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ चुके हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ाया गया तो वो घर का सुख शांति नष्ट जो होती है वो भंग कर सकती है। अब उससे आगे हैं, उस समय के आचार्यों के नाट्य संबंधी नियमों के आधार पर पढ़े लिखे होने का ज्ञान नहीं हो सकता है, कि उस समय बड़े बड़े जो आचार्य होते हैं कहते हैं नियमों के आधार पर पढ़े लिखे होने का कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। जब ये नियम बने थे उसमें स्वयं सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं थी, कि संस्कृत सर्वसाधारण की जो नियम बनाए गए थे उसमें कहते कि उस समय सिर्फ आम भाषा नहीं थी, उस समय भी क्या करते थे, प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। इसलिए उन पात्रों में नाटकों में संस्कृत और स्त्रियों एवं अन्य पात्रों में प्राकृत का प्रयोग उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय थे या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वह कहते कि उस समय भी स्त्रियों को पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था। वह कहते ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि उस समय में भी विद्यालय थे या नहीं थे, स्कूल थे या नहीं, ऐसा कोई अवशेष प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है। परंतु इसके आधार पर हम स्त्रियों के अनपढ़ और असभ्य नहीं माने जाती। कहा जाता है कि इसमें विमान होते थे जिसे एक द्वीपांतरों से अन्य द्वीपों तक जाया जा सकता था, परंतु हमारे शास्त्रों में इसके बनाने की विधि नहीं दी गई है। इससे उस समय जहाज होने की बात से इनकार तो नहीं कर सकते, अपितु गर्व कर सकते हैं। वह कहते कि उस समय में लोग पढ़ने लिखने के लिए, वह कहते कि जहाज़ों का माध्यम का प्रयोग उस समय में भी किया जाता था, उसमें भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इनके माध्यम से जाते थे। वह कहते इस बात को हम इनकार तो नहीं कर सकते कि उस समय इन द्वीपों का जहाज़ों का प्रयोग नहीं था, लेकिन गर्व भी है हमें उसमें कि उस ज़माने में भी ऐसे साधनों का प्रयोग था। फिर यह कहाँ का न्याय है कि उस समय की स्त्रियों को शास्त्रों के आधार पर मूर्ख है, सभ्य और अनपढ़ बता सकते हैं। हिंदू लोग वेदों की रचना को ईश्वरकृत रचना मानते हैं। ईश्वर ने इन मंत्रों की रचना स्त्रियों से ही कराई थी। कहते कि भगवान को इन वेदों की रचना, जो हमारे 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, इनकी रचना किसके आधार पर की जाती? स्त्रियों से ही करवाई गई थी इन मंत्रों की रचना। प्राचीन में भारत में ऐसी कोई स्त्रियां हुई थी जिन्होंने बड़े बड़े पुरुषों से शास्त्रार्थ किया था, उनके हाथों सम्मानित भी हुई थी। कहते उस समय भी ऐसी स्त्रियां भी थी जो बड़े बड़े महान पुरुषों के हाथों जिनको सम्मानित किया गया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना लिखी हुई है। उन स्त्रियों को सभी प्रकार के काम करने की इजाज़त थी, तो उन्हें पढ़ने लिखने से क्यों रोका जा सकता है? स्त्री शिक्षा विरोधियों की ऐसी बातें समझ में नहीं आती कि उस समय स्त्रियों को हर प्रकार के कार्य करने की छूट दी गई थी, कि स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, लेकिन अब उनको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं जाता? पढ़ने लिखने को उनको गृह सुख का नाश क्यों माना जाता है? हमारा गद्यांश जैसे थर्ड, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी कि यह सब पापी पढ़ाने का अपराध है। न वे पढ़ते हैं, वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करते हैं। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है। MBBA शास्त्रीय आचार्य होकर पुरुष जो स्त्रियों से हटकर फटकारते हैं, जो डंडों से उनकी खबर लेते थे, सदाचार पुरुषों की पढ़ाई का सुफल है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट है। ऐसी दलितों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर एक गुरु बढ़ाना चाहते हैं। पाठ का नाम इसमें क्या है? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तों का खंड। लेखक कौन है इनके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सेकंड, लेखक ने किसे बहुत भयंकर बात बताया और क्यों? किसे भयंकर बात थी? लेखक ने व्यंग्यात्मक जो रूप हमारा माना जाता है वह सबसे भयंकर बात मानी गई थी, कि जो लोग प्राचीन काल में पढ़ी लिखी स्त्रियां शास्त्रार्थ के बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर सकती थी। क्यों नहीं कहा कि पुराने ज़माने में भी बड़ी
पढ़ी लिखी जो स्त्रियां होती थी, बड़े बड़े जो महान पुरुष होते थे, उनका मुकाबला करती थी युद्ध क्षेत्र में भी या हर प्रकार के जो कार्य होते हैं उन्हें। कि उन्हें बता कि कार्की की पत्नी ने ब्रह्माचार्य को भी हरा था, मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। उन लोगों को स्त्री के द्वारा उनका ऐसा करना आज के लोगों के भी स्त्रियों के द्वारा किया गया अपराध लगता है। लेखक ने किसी पुरुषों का सदाचार और पढ़ाई का सुफल कहकर कटाक्ष किया था। लेखक ने पढ़े लिखे विद्वानों पर व्यंग्य किया था कि जो लोग पढ़े लिखे एमए बीए शास्त्री आचार्य आदि करके भी पुरुषार्थ को डंका बजाने के स्त्रियों को अनपढ़ रखते थे। स्वयं तो इतने बड़े बड़े एक विद्वान बन चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्री का विज्ञान कर चुके हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, और वही ऐसे जो लोग होते हैं अपनी स्त्रियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, सिर्फ उसमें कहते पढ़ा ले अनपढ़ रखना चाहते हैं। और कभी कभी तो क्या करते थे, उन स्त्रियों पर अत्याचार भी करते थे, उन्हें क्या करते थे, खूब मारते थे, डंडों से पिटाई भी कर सकते थे, खूब खबर लेते थे। लेकिन उस समय स्त्रियां कभी भी अपने पुरुषों के सामने फिर भी वह उल्टा नहीं बोलती थी, वह हमेशा उनकी मार को सहन करती रहती थी। लेकिन और उसके बाद वह पढ़ाना लिखाना क्या करते थे, व्यर्थ स्त्रियों के लिए। स्त्रियां सिर्फ घर का काम कार्य करने के लिए होती हैं, घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती हैं, इनका कोई काम नहीं कर होना चाहिए। कालखुट और पीयूष का घुट भाव स्पष्ट कीजिए। काल का घुट किसी शाब्दिक अर्थ क्या भयंकर विष माना जाता था। कालखुट विष माना जाता है, होता है कि जो लोग स्त्रियों को पढ़ाते नहीं हैं, जबकि वो क्या हैं, पीयूष का घुट। कालखुट जो स्त्रियों को नहीं पढ़ाते हैं वो कालखुट होते, जहर के बराबर होते हैं। पीयूष का घुट क्या होता है, अमृत पीने के समान माना गया था। अमृत के समान उसको मानते थे कि पुरुषों के लिए पढ़ना लिखना तो एक वरदान होता है, और स्त्रियों को पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो जागरूक हो जाएंगी और वह हमारा किसी का बड़ों का आदर सम्मान नहीं करेंगी, इसलिए उनको अनपढ़ ही रखा जाना चाहिए। क्या स्त्रियों को अनपढ़ रखकर देश का गौरव बढ़ाया जा सकता है? लगता है हाँ, स्त्रियों को अनपढ़ रख करके हम अपने देश के गौरव को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये गलत है कि स्त्री ही परिवार का आधार होती हैं। यदि वो पढ़े लिखेंगी तो क्या करेंगी, पढ़ी लिखी औरतें होंगी तो अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छी प्रकार से ढंग से कर सकती हैं, हिसाब किताब रख सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, वह अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलना सिखा सकती हैं। हर प्रकार के जो गलत कार्य हैं भी ये आपके लिए अच्छा कार्य है, वह अपने बच्चों को समझा सकती हैं। लेकिन अनपढ़ जो होती है वह बेचारे को किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अनपढ़ नहीं रखना चाहिए। हमें अपने देश के गौरव को यदि बढ़ाना है तो स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ क्यों रखना चाहते थे? पुराने जमाने में लोग स्त्रियों को इसलिए अनपढ़ लिखाना चाहते थे कि वे पुरुष से प्रधान समाज लोग पढ़े लिखे अपना अस्तित्व ने खो दी, कि यदि वो पढ़ लिख ली थी वह क्या करेगी, अपने अस्तित्व को खो लेगी, वह हमेशा अपना पढ़ लिख लेगी, वो दासी की तरह जैसे अब काम कर रही है, सभी का आदर सम्मान करती हैं। और यदि हमें उनके पढ़ा लिखा दिया गया तो किसी का आदर सम्मान नहीं करेंगे, घर का कार्य नहीं करेंगी, वह उल्टा हमें कार्य करने के लिए कहेंगी। इसलिए सभी पुराने ज़माने में जो लोग होती स्त्री को अनपढ़ ही रखती थी। इसमें प्रश्न, स्त्री शिक्षा विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों के लिए क्या क्या तर्क दी थी? कि प्राचीन समय में संस्कृत कवियों के नाटक में स्त्रियों को अनपढ़ की भाषा में बातें कराई जाती थी। उसमें स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने की कोई प्रचलन नहीं था कि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से अनर्थ हो जाते हैं, स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो समय बर्बाद करना होता है, घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगी, इसलिए वे तर्क दे रही हैं। द्विवेदी जी के अनुसार नाटक में संस्कृत ने बोल पाना क्या अनपढ़ता का प्रमाण माना जाता है? किसी स्त्री शिक्षा विरोधियों के अनुसार प्राचीन काल में स्त्रियों को अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, कि उनके अनुसार तो क्या थी, नाटकों में प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है, आमचोल की भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। संस्कृत भाषा का चलन तो कुछ लोगों तक ही सीमित रखा जाता है। नाट्य संबंधी नियम बनाए गए थे, इसे ध्यान रखना जाता है कि कहा जाता है कि प्राचीन समय में भी स्त्रियां जो होती संस्कृत भाषा बोलती थी, प्राकृत भाषा बोलती थी, वो अनपढ़ होने का प्रमाण तो नहीं है। यदि वो क्योंकि यदि अनपढ़ होने का प्रमाण कैसे है, अनपढ़ जो औरतें वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। प्राचीन समय में प्राकृत भाषा का चलन था, इसके लिए द्विवेदी ने क्या प्रमाण दिया था? स्त्री शिक्षा विरोधियों ने प्राकृत भाषा को अनपढ़ की भाषा कहा है। उनके अनुसार उसमें बोलचाल और पढ़ाई लिखाई की भाषा को क्या कहा जाता है, कि प्राकृत भाषा थी उसमें वे भी।
प्राकृत भाषा के चलन का प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में आदि में भी मिला जाता है। दोनों धर्मों के हजारों जो ग्रंथ होते पढ़े, जो पहले जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, हमारे जितने भी जो चारों वेद हैं, ग्रंथ हैं, सभी किस में लिखे? प्राकृत या संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हमारी रामायण जो महाभारत वगैरह के जो हुई थी वो भी इसमें प्रमाण मिलते हैं, वो भी हमारी संस्कृत भाषा में आदि प्रमाण मिलते हैं। बुद्ध भगवान ने अपना जो उपदेश दिया था वो भी किसमें? सारनाथ में जो उपदेश दिया था वो भी प्राकृत भाषा में ही दिया था। बौद्धों का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या माना जाता है? त्रिपिटक ही माना जाता है। और त्रिपिटक भाषा ग्रंथ की जो रचना होती है वो भी किसमें? प्राकृत भाषा में ही हुई थी। इसलिए कहा गया है कि उसमें प्राचीन में प्राकृत भाषा का चलन था, प्रचलित था। ये प्रमाण हम दे सकते हैं कि उसमें सारी जब चीज़ें हमें दिखती हैं उस भाषा में लिखी हुई, तो उसमें तो प्राकृत भाषा तो बहुत विचलित थी। द्विवेदी जी ने प्राकृत की तुलना आज की कौन सी भाषा से की है और क्यों? कि द्विवेदी जी ने प्राकृत की तुलना अत्यधिक बोली जाने वाली जो भाषा होती है हमारी, अत्यधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी मानी जी थी? हिंदी मानी जाती है। हिंदी से की थी उसकी तुलना। किस स्त्री शिक्षा विरोधियों ने प्राचीन समय में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को अनपढ़ों गंवारों की भाषा बताई थी? कि प्राकृत भाषा तो उस समय क्या थी? आम बोलचाल भाषा मानी जाती थी। अनपढ़ता का कारण नहीं है ये। वह कहते कि प्राकृतों को बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये हमारी अनपढ़ता का प्रमाण तो हो ही नहीं सकता कि उसमें मैं भी पढ़ी लिखी थी। उसमें प्रसिद्ध ग्रंथ भी हमारे किसमें? प्राकृत भाषा में भी लिखी गई थी। इन ग्रंथों को लिखने अनपढ़ और गंवार है, तो आज से के समय में हिंदी से प्रसिद्ध संवादकों को अनपढ़ और गंवार ही कहा जा सकता है। हिंदी भाषा इसमें क्या आमजोल भाषा है? जिस तरह हम लोग हिंदी, बांग्ला आदि भाषाओं को पढ़कर विद्वान बन सकते हैं, तो उसी तरह हमारी प्राचीन समय में सोरेनी, मागधी, महाराष्ट्री, प्राकृत आदि भाषाओं को पढ़ लिख कर शिक्षित और पंडित भी बना जा सकता है। गद्यांश, गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।